हेलो एवरीवन। सो बेटा आरटीपी मी 2021 से रिलेटेड ये वीडियो है आपके लिए। डिटेल डिस्कशन है इस वीडियो में। जो आरटीपी मी 2021 है इसका जो वीडियो है ये मैं मिनिमम दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूं। मैंने एक वर्ड यूज किया हूं मिनिमम, मैं बताता हूं क्यों। मिनिमम दो पार्ट में मैं बाइफरकेट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक नेक्स्ट वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे हम, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अपने आप में सुपर्ब क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड, उसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जितने भी फिर बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपको लगता है कि कोई आपको इश्यू आ रहा है और आप हमारा गाइडेंस अगर उसमें चाहते हो तो फिर आप हमें इंटीमेट कीजिएगा, या तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्कशन ग्रुप है मेरा उसके थ्रू आप इंटीमेट कर सकते हो बेटा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं कि रिमेनिंग क्वेश्चन के वीडियो की भी आपको जरूरत है क्या, है ना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तो अनडाउटेडली सबसे सुपर क्वेश्चन है इस आरटीपी मे 21 का। रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा तो उसके हिसाब से वाला लेक्चर प्लान करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आरटीपी मे 2021। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो 3 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं 3, 6 एंड 9 उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अपन। इसके पहले आपको मैंने एक समराइजेशन शीट भी प्रोवाइड किया हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसकी हार्ड कॉपी जरूर लगेगी बेटा जब भी आप ये लेक्चर पूरा देख के इससे लर्न कर रहे हो, क्योंकि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, वो फिल इन द ब्लैंक्स अपने को इस वीडियो के द्वारा ही फिलअप करने पड़ेंगे। सो गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ दिस समराइजेशन शीट विच इज अवेलेबल इन माई यूट्यूब चैनल, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपना फर्स्ट पैरा हमें कंपनी का नाम बताता है और कंपनी के प्रोडक्ट का नाम बताता है। एज सच कुछ भी टेक्निकल मैटर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे कंपनी का नाम है शीतल पेपर मार्ट, जिसको एब्रीवेशन में यहां पे बोला गया एफपीएम। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है प्राइम, जो हमारे कमर्शियल और हाउस होल्ड कस्टमर भी यूज करते हैं। अब सेकेंड पैरा में एक टर्मोलॉजी यूज की गई है और आजकल इंस्टीट्यूट ये टर्मोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, जो है क्रॉस फंक्शनल टीम। अगर आप इस आरटीपी मे 2021 में देखेंगे तो क्रॉस फंक्शनल टीम वाली जो टर्मोलॉजी है ये 2 बार यूज की गई है इसी आरटीपी मे 21 में। तो क्यों ना 1-2 मिनट अपन इस पे पहले डिस्कशन कर ले, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस फंक्शनल टीम। तो पहले बेटा इसका डिस्कशन एक बार कर लेते हैं अपन। एक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है बेटा वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर एक फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है उनको अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक डिपार्टमेंट बोल दिया जाता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट डेजिग्नेट कर दिया जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, सो परचेजिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इस फंक्शन को हमने बोल दिया फंक्शनल परचेजिंग डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को हमने बोल दिया प्रोडक्शन फंक्शनल डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब क्या होता है, ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब इन हर एक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की एक टीम बना ली जाती है तो उसको बुलाता है क्रॉस फंक्शनल टीम। वर्ड है क्रॉस फंक्शनल टीम। तो इस क्रॉस फंक्शनल टीम में मेरे पास जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट है, हर फंक्शनल डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इस टीम में रहते हैं। क्या पर्पस है क्रॉस फंक्शनल टीम का? हमेशा यह बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन पर एक्सेल करके आज की तारीख में सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक फंक्शनल डिपार्टमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है स्टोर के ऊपर, स्टोर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट डिपेंडेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट डिपेंडेंट है सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर, फिर मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो एक पर्टिकुलर डिसीजन एक फंक्शनल डिपार्टमेंट लेगा तो वो सिर्फ उसमें उसी का इंटरेस्ट शामिल है, उसी की थॉट प्रोसेस शामिल है, जबकि उसके डिसीजन से दूसरे भी अफेक्ट होते हैं। तो एक नई टर्मोलॉजी फिर यहां पे इवॉल्व हुई, एक नई टीम बनाई गई जो कि बोला जाता है क्रॉस फंक्शनल टीम,
जिसमें जब भी कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट लेता है तो उस डिसीजन को क्रॉस फंक्शनल टीम एनालाइज करती है, हर कोई डिपार्टमेंट अपने अपने एंगल से, कि इस डिसीजन से परचेजिंग वाला बोलेगा मेरे डिपार्टमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आरएनडी वाला बोलेगा मेरे डिपार्टमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ताकि जो भी डिसीजन लिया जाए वो गोल कॉन्ग्रुएंस अचीव करे। मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट को बेनिफिट तो करे, साथ में ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को बेनिफिट करे, तो हम उस टीम को बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है बेटा, तो ये टर्मिनोलॉजी इफ आरटीपी में 2 बार यूज हुई है, और आगे भी आपको केस स्टडी जो डाइजेस्ट रिलीज करूंगा मैं, उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज हुई है, तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो जो एक क्रॉस फंक्शनल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, उनके 3 पर्पस है। पहला पर्पस है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर, उसको कैसे हम इंप्रूव करें। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टीम की टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो एडवर्स इंपैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर हमारे जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, हम उसको कैसे रिड्यूस करें। दूसरा, जो कंपनी की इमेज है उसको हमें बिल्डअप करना है एज अ इको फ्रेंडली एंटरप्राइज। मतलब लोगों के मन में, हमारे कंज्यूमर, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, उनके मन में हमें यह प्रूव करना है कि कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेती है या डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, दैट इज इन अ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। ये दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट है जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब डेफिनेटली बेटा जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है, मिनिमम लेवल पर रखना है। ठीक है, चलिए अब ये वाली जो लाइन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की। एक पर्टिकुलर आपको फाइनेंशियल ईयर दिया है, उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है, फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड इंपॉर्टेंटली उसको एक नाम दिया है। फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को बोला गया है H1, सेकेंड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को बोला गया है H2। तो जब भी H1 और H2 आएगा, मतलब H1 इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट 6 मंथ और H2 इंडिकेट कर रहा है लास्ट 6 मंथ ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो मैंने अभी रेड पेन से हाईलाइट किया बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि H1 में भी 6 मंथ है, H2 में भी 6 मंथ है। वो फर्स्ट 6 मंथ को डिनोट करता है, ये लास्ट 6 मंथ को डिनोट करता है। फिर पूरा क्वेश्चन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। कंपनी ने जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ किया, जिसकी कॉस्ट 1.2 करोड़ आई कंपनी को इन H2, मतलब इन सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो 20% कम है व्हेन कंपेयर्ड विथ H1। मतलब टॉक्सिक मटेरियल को डिस्पोज करने की कॉस्ट जो H1 वाला पीरियड है उसमें ज्यादा है, H2 वाला पीरियड में कम है। H2 में कितना है ये आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा H1 वाले पीरियड में कितना है। फिर एक कमिटी हमने बनाया है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर पर पॉलिसी डिजाइन करेगी, है ना। इस कमिटी का डिपार्टमेंटल बजट है 6 लाख पर एनम, जिसमें से H1 यूटिलाइज करता है 80% और H2 यूटिलाइज करता है 110%, है ना। तो क्या पॉइंट है, ये एक कमिटी हमने बनाया है जो एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स पर हमें फॉर्मुलेट करके देगी पॉलिसीज। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बजट है 6 लाख पर एनम, जिसमें से H1 का यूटिलाइजेशन रेट है 6 लाख में से नहीं, यूटिलाइजेशन रेट बताया, जो भी उसको बजट दिया जाता है उसमें से वो कितना परसेंट यूज करा है, 80%, और H2 ने कितना, 110%। अब यहां पे क्या स्पेशल पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बहुत स्पेशल है। ये जो डिपार्टमेंटल बजट दिया है आपको 6 लाख, ये पर एनम है, जबकि जो H1 और H2 है वो पूरे पर एनम को इंडिकेट नहीं करते, वो 6 मंथ को इंडिकेट करते हैं। तो 6 लाख पर एनम में से H1 वाले पीरियड का डिपार्टमेंटल बजट है 3 लाख रुपए, और H2 वाले डिपार्टमेंटल का भी बजट 3 लाख रुपए है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पे गलती आराम से हो सकती है। अब जिस पीरियड में जितना डिपार्टमेंटल बजट था उसमें से कितना यूटिलाइज हुआ है, वो रेशियो में दिया है 80% और 110%। ठीक है, चलिए फिर थर्ड पॉइंट हमें इंडिकेट करता है एनवायरमेंटल ऑडिट से रिलेटेड। एनवायरमेंटल ऑडिट अर्लियर यूज्ड टू कंडक्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। Earlier used to conduct on a half yearly basis. We are doing the environmental audit, but the frequency is half yearly. But management decided to reduce the frequency to quarter each.
जो पहले हाफ ईयरली हमारा एनवायरमेंटल ऑडिट होता था, अब हम क्वार्टरली एनवायरमेंटल ऑडिट करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब से? इन द मिड ऑफ सच ईयर। मिड ऑफ सच ईयर मतलब 6 महीने खत्म होने के बाद हमने अब यह डिसाइड किया कि अब हमारा एनवायरमेंटल ऑडिट क्वार्टरली होगा। मतलब जो H1 वाला पीरियड है वहां पे तो एक ही एनवायरमेंटल ऑडिट हुआ, लेकिन जो हमारा H2 वाला पीरियड है उसमें 2 एनवायरमेंटल ऑडिट हुए, क्योंकि H2 वाला जो पीरियड है वो 6 मंथ को इंडिकेट करता है और वहां पर क्वार्टरली एनवायरमेंटल ऑडिट हुआ है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटे छोटे। ईच सच ऑडिट कॉस्ट ₹8 लाख टू FPM। ईच सच ऑडिट मतलब चाहे वो क्वार्टरली किया जाए चाहे वो हाफ ईयरली किया जाए, जब भी एनवायरमेंटल ऑडिट किया जाएगा तो 8 लाख रुपए की हमें कॉस्ट आती है। फिर इन H2 अब क्लियर कट हमें लास्ट 6 मंथ की पीरियड दे रहा है। कंपनी एक्सटेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंस्टॉल्ड न्यू एंड प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारा वेस्ट का जो जनरेशन होता है उसको रिड्यूस करेगा, टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। कितने की मशीनरी है? 77.25 करोड़। इरेक्शन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्राई रन वॉज 65 लाख। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इस 77.25 करोड़ में क्या ये 0.65 करोड़ इंक्लूड है? एंड द आंसर इज यस, ये इंक्लूड है, क्योंकि आपको एक टर्मोलॉजी दिया है, पुट टू यूज कॉस्ट, मतलब एसेट पुट टू यूज तक जितने भी हमारे खर्चे हुए वो मिलाकर 77.25 करोड़ है, तो डेफिनेटली पुट टू यूज तक के खर्चे है, तो इसमें इरेक्शन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी शामिल होगी, है ना। फिर स्टैंडर्ड वर्जन मतलब अगर हम ये एडवांस मशीनरी ना लेके एक बेसिक मशीनरी लेते जो एनवायरनमेंट को जितना डैमेज करना है उतना ही करेगी, जबकि इसके द्वारा न सिर्फ हमारी कैपेसिटी बढ़ी है बल्कि जो वेव जनरेशन है वो भी इससे रिड्यूस होगा। जबकि एक स्टैंडर्ड वर्जन लेते मतलब जिससे हमारी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी हमारा फेवरेबल इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर वो मशीनरी हम परचेज करते तो आती 76.2 करोड़ की। लेकिन एक वर्ड अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये ऑनबोर्ड कॉस्ट है। ऑनबोर्ड का मतलब होता है बेटा एज इट इज कंडीशन में अगर ये फैक्ट्री में लाई जाए तो ये 76.2 करोड़ में, लेकिन उस मशीनरी को फिर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा इरेक्शन प्लांट बनाना पड़ेगा, तो वहां पे खर्चा हमारा और भी एडिशनल आएगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ये है, इन दोनों अमाउंट को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 77.25 करोड़ जो है उसमें मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल है, जबकि इस 76.2 में मेरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल नहीं है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें 77.25 को भी ऑन बोर्ड प्राइस पर लाना पड़ेगा। जो भी हमने ज्यादा स्पेंड किया है कहीं ना कहीं उससे हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिला, जिससे हमारा जो वेव जनरेशन है वो कम हुआ है बेटा। फिर कंपनी रिसाइकल करती है जो भी स्क्रैप होता है, और रिसाइकल की कॉस्ट आती है 2.75 करोड़ ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ये पूरे एनुलाइज दिया है आपको कि पूरे साल भर का हमारा रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप की कॉस्ट आई है 2.75 करोड़। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये खर्चा किस आधार पर बेस्ड है? स्पेंट इन अलाइनमेंट टू स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। जितना जितना स्क्रैप जनरेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप का अमाउंट लगा है। कितना स्क्रैप जनरेट हुआ है यहां पर हमें पूरा दिया हुआ है बेटा। तो अगर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर को अपन कंबाइन कर दे तो इन दोनों को हम बोलेंगे H1, इन दोनों को बोलेंगे हम H2। तो जो भी रेशो आएगा स्क्रैप का, इस रेशो में हम वो 2.75 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट पैरा में हमें दिया है कंटेमिनेशन टेस्ट वाज परफॉर्म किया कंपनी ने कब? इन पीरियड 2, और मॉनिटरिंग कॉस्ट पूरे साल भर लगी हमारी 78 करोड़, जिसमें से एक रेशो बताया कि H2 में कितना है और H1 में कितना है। ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं, अब आप समराइजेशन शीट निकालिए, उसमें अपन ये डिटेल फिलअप करते हैं। तो देखिए क्रॉस फंक्शनल टीम के बारे में मैंने समराइजेशन कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे फिस्कल ईयर को 2 पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। अब आते हैं अपन पूरा डिटेल फिलअप कर देते हैं, H1 मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ताकि जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा। डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर आप देखेंगे बेटा तो H2 की दिया है हमें कितना? 1.2 करोड़, और ये बताया है H2 में जितना भी
रॉ मटेरियल को डिस्पोज करने का खर्चा आया है वो H1 के कंपैरिजन में 20% कम है। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ बोले तो 120 लाख। सही है। अब H2 में जो लगा है वो H1 के कंपैरिजन में 20% कम है। इसका मतलब अगर H1 में 100% लगा है तो H2 में 80% लगा है, तो 120 का 80% जब आप करेंगे तो आएगा 150 लाख। बढ़ो बेटा आगे। फिर सेकेंड पॉइंट, कमिटी टू फॉर्मुलेट एनवायरमेंटल पॉलिसी, ये आपको दिया है पूरे साल भर का 6 लाख पर एनम का, है ना। और जो भी डिपार्टमेंटल बजट है फिर उसका यूटिलाइजेशन रेट दिया है 80% और 110%। तो पहले 6 लाख पर एनम है, तो इसका मतलब अगर अपन यहां पे इसको सॉल्व करें 6 लाख मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दो पहले, तो 6 का आ जाएगा। और क्या बोला इसका यूटिलाइजेशन रेट कितना है बेटा, 80% इसका यूटिलाइजेशन रेट है। तो 6 लाख का 50% आप करेंगे तो हाफ ईयरली आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख का 80% 2.4 लाख रुपए। और यहां पर यूटिलाइजेशन रेट बोला है 110%, तो 3 लाख का 110% यह आएगा 3.3 लाख रुपए। बढ़ो बेटा आगे। फिर एनवायरमेंटल ऑडिट के आपको बारे में बताया है कि जब भी एनवायरमेंटल ऑडिट किया जाता है तो 8 लाख रुपए पर ऑडिट लगता है। कितने समय में कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, जब भी आप एनवायरमेंटल ऑडिट करोगे तो 8 लाख रुपए लगता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला गया है, यहां पे 6 मंथ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, अब हमने क्वार्टरली एनवायरमेंटल ऑडिट स्टार्ट किया है और ये चेंज कहां से लाया, इन द मिड ऑफ द ईयर। मतलब अब जो मेरा H2 है, पीरियड है, इसमें मैं क्वार्टरली कर रहा हूं। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, H1 की अगर बात करें तो कितने एनवायरमेंटल ऑडिट हुए, एक, क्योंकि H1 कितने पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, 6 मंथ को। और एनवायरमेंटल ऑडिट भी कितने मंथ में हो रहा है, 6 मंथ में। तो ये एक ऑडिट हुआ तो 8 लाख रुपए लगा। जबकि आप H2 की अगर बात करेंगे बेटा तो वहां पे 2 ऑडिट हुए हैं। क्यों, H2 इंडिकेट करता है 6 मंथ पीरियड और वहां पे क्वार्टरली ऑडिट हुआ है, तो 2 ऑडिट हुए और हर ऑडिट की कॉस्ट हमारी 8 लाख रुपए है। ठीक है। फिर अब अपन आते हैं टोटल कॉस्ट पुट टू यूज, हमें यहां पे दिया हुआ नहीं है। क्लियर कट देखिए आप नेक्स्ट पेज में देखिए, क्लियर कट ये H2 में आपको बोला है, मतलब लास्ट सेकेंड पीरियड में आपको बताया, फर्स्ट पीरियड में आपने ये वाली मशीनरी इंस्टॉल नहीं किया। इसीलिए बोला बेटा मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता तो यहां पे एरर होने के चांसेस बहुत सारे चांस उसमें स्टेजेस में अवेलेबल है। तो H2 में हमने एक मशीनरी इंस्टॉल किया जो है 7.25 करोड़, है ना। तो इसका मतलब अगर अपन इसको यहां पर लिखते हैं 7.725 लैक्स, है ना, 7.25 करोड़ मतलब 7.25 लैक्स। अब इरेक्शन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, 65 लैक्स। और जबकि इफी का स्टैंडर्ड वर्जन मतलब ऐसा वर्जन जो आपके एनवायरमेंट को वेस्ट से रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब जितना वेस्ट हो रहा है उतना ही वेस्ट होगा, तो वो वाली मशीनरी आती मेरी 76.2 करोड़। तो अगर इसको लैक्स में कन्वर्ट करें तो 7620 लैक्स मेरी यहां पर स्टैंडर्ड वर्जन की कॉस्ट आ रही है 7620। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये दोनों अमाउंट को कंपेयर करने के लिए पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। 7725 माइनस 65 अगर करूंगा तो यार है 7640 लैक्स। अब ये ऑन बोर्ड आ गया और ये मशीनरी ऐसी है जो मेरे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि ये वेस्ट कम जनरेट करेगी। जबकि नॉर्मल मशीनरी में परचेस करता तो आती 7620 की। तो जो 40 लाख रुपए का मैंने एक्सेस एक्सपेंडिचर किया हूं वो कहीं ना कहीं मेरे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो वेस्ट कम जनरेट करके देगा। बढ़ूं आगे। फिर बेटा रीसाइक्लिंग ऑफ स्क्रैप, है ना, ये आपको टोटल दिया है पर एनम में 2.75 करोड़ मतलब 275 लैक्स, ये आपको टोटलिटी में दिया है, इसलिए मैं बिल्कुल सेंटर में लिख रहा हूं उसको। कंटेमिनेशन टेस्ट जो है वो आपने कौन से पीरियड में किया है उसके लिए आपको दिया हुआ है बेटा, ये हमने H2 में किया है ना, और ये 4 लाख रुपए हमारी कॉस्ट आई है H2 में। ठीक है, 4 लाख रुपए यहां पे कॉस्ट आई है हमारी। मॉनिटरिंग कॉस्ट हमारी पूरी पर एनम दिया है आपको 76 या 78 लाख रुपए दिया है,
और यहां पे एक रेशो आपको बताया है कि H2 में खर्चा डबल हुआ है H1 के कंपैरिजन में। H1 के कंपैरिजन में ये वाला खर्चा जस्ट डबल हुआ है H2 में, मतलब रेशो हो गया बेटा H1 का 1 और H2 का हो गया 2, तो 1:2 के रेशो में ये वाला खर्चा हमारा इनकर्ड हुआ है। तो 78 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 करे, कितना आ रहा है ये 26 लाख रुपए, और यहां पे आ रहा है 52 लाख रुपए। अब स्क्रैप जनरेटेड कितना है मेट्रिक टन में, वो आप निकाल सकते हो। यहां पे इसका टोटल लगाइए बेटा लास्ट का 1572 एंड 1428, 1572 और 1428 करे, कितना आया ये 3000 मैट्रिक टन, और इन दोनों का टोटल लगाए ये आ रहा है 2000 मैट्रिक टन। क्या काम आएगा, जो आपने स्क्रैप को रिसाइकल किया है, जो भी उसका खर्चा आया है 275 लाख, वो इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ड भी लिखा था अलाइनमेंट टू स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस पीरियड में जितना स्क्रैप जनरेट हुआ है उस स्क्रैप को रिसाइकल करने का उतना ज्यादा खर्चा हमारे पास आया है। तो 3000 और 2000 यहां पे आ जाएगा बेटा। तो देखिए ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या होता है, पूरा क्वेश्चन आपके ग्रिप में आता है बेटा, और इसको अगर आप 2-4 बार भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन आता है, लेकिन इसको पूरा ऐसे समराइजेशन मैनर पे लिख देने से फुल क्लैरिटी आती है कि H1 से रिलेटेड हमारे पास क्या डिटेल है, H2 से रिलेटेड हमारे पास क्या डिटेल है। बढ़ो बेटा आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपन रिक्वायरमेंट पार्ट में। रिक्वायरमेंट पार्ट का सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, यहां पे आपको ऑथर के नाम दिया है हेंसन एंड मेंडोजा। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताया था एनवायरमेंटल कॉस्ट का, उसके हिसाब से आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है बेटा, आपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा पढ़ा है, लेकिन कौन सा क्लासिफिकेशन किस ऑथर ने दिया है, अगर इसके साथ नहीं पढ़ा है तो फिर यह पहला रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं हो पाएगा, और पहले रिक्वायरमेंट पार्ट के ऊपर सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट डिपेंडेंट है। तो मैंने अपने रिवीजन लेक्चर्स में भी, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर लिया था, जनवरी एंड या फरवरी में लिया था बेटा, उसमें मैंने आपको क्लियर कट कम्युनिकेट किया था कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके आप ऑथर के नाम भी याद रखेंगे। तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि हमारी जो स्टडी है वो सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए, मतलब कंटेंट तो हमें पता होना चाहिए, साथ में वो कंटेंट कहां से ओरिजिनेट हुआ है वो उसका नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, ओरिजिनेशन सोर्स। तो ये क्वेश्चन और प्रूव कर देता कि आपको अपनी स्टडी पे थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना है, एंड डेफिनेटली जो भी आपका अटेम्प्ट है उसमें आपको सक्सेस मिलना तय है बेटा। तो यहां पे हेंसन एंड मेंडोजा ने क्या किया था, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कंसेप्ट है, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कंसेप्ट है उसको मॉडिफाई करा था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दिया था जोसेफ एम जुरान ने। उन्होंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को टोटल 4 पार्ट में बांटा था, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। तो इसी को मॉडिफाई किया हेंसन एंड मेंडोजा ने रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप देखेंगे अब इन हर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के साथ एनवायरमेंटल वर्ड जुड़ गया। क्या मीनिंग होता है एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होगा ऐसा खर्चा जिसके द्वारा आप एनवायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है आपकी एक्टिविटीज के द्वारा, उससे आप एनवायरमेंटल डैमेज को कम कर रहे हो। मतलब कोई भी इनिशिएटिव जिसके द्वारा आज के मुकाबले जो भी आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो या एनवायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज कम से कम किया जा सके, वो खर्चा कहलाएगा आपके लिए प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब है आज जो भी हमारा एनवायरमेंटल नॉर्म्स का स्टैंडर्ड है, क्या वो स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना मटेरियल स्क्रैप होना चाहिए, क्या सही में उतना ही मटेरियल स्क्रैप हो रहा है। जब हम ये चीज चेक करते हैं तो ये कहलाता है हमारे लिए अप्रेजल कॉस्ट। मतलब आज के एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के खर्चे को हम बोलेंगे अप्रेजल कॉस्ट। जबकि आज जो हमारे द्वारा एनवायरमेंटल को डैमेज हो रहा है उसको कैसे उस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सके, इसके लिए जो भी हम इनिशिएटिव लेंगे दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर प्रिवेंशन कॉस्ट। ठीक है। अब फेल्यूर का मतलब होता है आपने अपनी तरफ से कोशिश किया कि स्क्रैप कम से कम जनरेट हो, फिर भी स्क्रैप हुआ। अब वो जो आपके पास स्क्रैप हो रहा है, अगर उससे एनवायरमेंट को डैमेज होने से पहले ही आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो कहलाएगा इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट।
और जो भी स्क्रैप जनरेट हुआ है वो टॉक्सिक नेचर का था, एनवायरमेंट में आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बाद में उस एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो क्लीन अप कॉस्ट है वो कहलाएगा एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट। जैसे मटेरियल वेस्ट हुआ, आपने उस मटेरियल को रिसाइकल कर दिया ताकि एनवायरमेंट को डैमेज ना हो, वो कहलाएगा इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट। वो स्क्रैप मटेरियल आपने एज इट इज थ्रो कर दिया उसमें एनवायरमेंट में, जिसके कारण जो एनवायरमेंट को डैमेज हुआ उससे रिलेटेड जो आपकी कॉस्ट है वो आएगी आपकी एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट में। ठीक है बेटा, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको जितनी कॉस्ट है प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो H1 H2 पीरियड में अलग अलग क्लासिफाई करना, और एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, आपको इसको रिलेटिव टर्म्स में भी एक्सप्रेस करना है परसेंटेज वाइज। जब आपने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ा है बेटा, उसमें आप जब स्टडी मेट देखेंगे क्लियर कट कम्युनिकेशन है कि आपको इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में भी मेजर करना चाहिए और रिलेटिव टर्म्स में भी फिर आपको उसको कन्वर्ट करना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था कि 6 लाख जो था वो पर एनम बेसिस पे था डिपार्टमेंटल बजट, जबकि H1 और H2 हाफ ईयरली इंडिकेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट क्या थी? यहां पे हाफ ईयरली था, यहां पे क्वार्टरली था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फिर एक और पॉइंट आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पुट टू यूज कॉस्ट एंड ऑन बोर्ड कॉस्ट में डिफरेंस है। पुट टू यूज कॉस्ट मतलब उसमें परचेज कॉस्ट भी आ गई, दैट इज ऑन बोर्ड कॉस्ट भी आ गई, उसमें इरेक्शन कॉस्ट भी आ गई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आ गई। जबकि ऑन बोर्ड कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी परचेज कॉस्ट है, उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल नहीं है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इस पूरे क्वेश्चन में एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपका वेस्ट जनरेट होता है आप उसको एनवायरमेंट में डिस्पोज करने से पहले रिसाइकल कर देते हो। कहीं भी कोई भी खर्चा आपको ऐसा नहीं दिया है, जो अपना पूरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, इधर इन H1 या H2 जो मटेरियल टॉक्सिक था, तो देखिए हमने उसको डिस्पोज ऑफ भी किया है प्रॉपरली, हमने बस ऐसे थ्रो ऑफ नहीं कर दिया। जो भी मटेरियल स्क्रैप हुआ है हमने उसको रिसाइकल किया, मतलब वो लॉस हमने एनवायरमेंट का रिलेटेड हुआ है, लेकिन हमने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए उसको ऑलरेडी रिसाइकल कर दिया, जिससे एनवायरमेंट को फिर बाद में उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए। तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपके द्वारा जो एक्टिविटीज हुई उसमें जो भी वेस्ट निकला आपने एज इट इज एनवायरमेंट में थ्रो ऑफ कर दिया, जिससे एनवायरमेंट को डैमेज हुआ। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमारा एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट नहीं है। अब ये जितने भी खर्चे दिए बेटा, इसको बाइफरकेट करते हैं अपन बिटवीन प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड इंटरनल। डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक रॉ मटेरियल, मतलब अल्टीमेटली रॉ मटेरियल आपका वेस्ट हो गया है बेटा, तो लेकिन इस वेस्ट को आपने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया ताकि एनवायरमेंट को डैमेज ना हो, तो ये हमारे लिए कहलाएगा इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट। फिर एक जो कमिटी बनाई गई जो एनवायरमेंटल पॉलिसी पर अपने व्यूज रखती है ताकि हम एनवायरमेंट को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाए, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर प्रिवेंशन कॉस्ट। एनवायरमेंटल ऑडिट, ऑडिट का बेसिक पर्पस ये होता है बेटा कि जो सिस्टम बनाया गया है क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, सो दिस विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड अप्रेजल कॉस्ट। फिर ऐसी मशीनरी आपने परचेज किया जिससे जो वेस्ट जनरेशन है वो कम हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका यहां पे टारगेट था कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को हम प्रिवेंट कर पाए, एनवायरमेंटल डैमेज को कम से कम कर पाए, तो दिस विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड प्रिवेंशन कॉस्ट। स्क्रैप आपका फेल्यूर हो चुका है लेकिन आपने उसको रिसाइकल करा है, इसलिए इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट जाएगा। टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड लेबोरेटरी हो, ये हमेशा क्लासिफाई होता है अप्रेजल कॉस्ट में। एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट, अगेन मॉनिटरिंग मतलब एक प्रकार से ऑडिट कॉस्ट है बेटा, तो अगेन ये जाएगा आपका अप्रेजल कॉस्ट में। तो प्रिवेंशन कॉस्ट में यहां पे 2 खर्चे आ रहे हैं, अप्रेजल कॉस्ट में यहां पे 3 खर्चे आ रहे हैं, और इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में आपके 2 खर्चे क्लासिफाइड होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है आप उसको एनालाइज कीजिए। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिया हूं, हम एनालिसिस में क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे H1 और H2 पीरियड का। उसमें हम सबसे पहले जो टोटल एनवायरमेंटल कॉस्ट है उससे हम एक पॉइंट लिखेंगे कि H1 और H2 में इतनी एनवायरमेंटल कॉस्ट थी, H2 में इतने से एनवायरमेंटल कॉस्ट कम हुई है, पहला पॉइंट हम ये बताएंगे। फिर हमारा बेसिक पर्पस है ये मॉडल लगा के हमारा फेल्यूर कम होना चाहिए, तो सेकंड पॉइंट वापस से हम कंपैरिजन करेंगे H1 और H2 का,
जहां पे हम बताएंगे इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट H1 में कितनी थी, H2 में कितनी है। H2 में कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए क्योंकि हमने एक नई मशीनरी इंस्टॉल किया है जिससे वेस्ट रिड्यूस होगा बेटा, तो यहां पे भी हम उसको रिलेटिव टर्म्स में बता देंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको करना है इंटरनल फेल्यूर और कन्फर्मेंस कॉस्ट में। जब आप देखेंगे तो H2 में आपका इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट कम हुआ है, H2 में इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट कम हुआ है, कन्फर्मेंस कॉस्ट बढ़ा है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कन्फर्मेंस कॉस्ट एंड द फेल्यूर कॉस्ट। जैसे जैसे आप कन्फर्मेंस कॉस्ट पर खर्चा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फेल्यूर कॉस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट बेटा, रिक्वायरमेंट पार्ट में आप आइए, ये वाला पॉइंट आपको इवेल्युएट करना है। जो क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई गई थी, क्या वो सक्सेसफुली अपना पर्पस फुलफिल कर पा रही है क्या? इसके लिए उस क्रॉस फंक्शनल टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा बेटा। इनकी टोटल 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहली, एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो क्या ये एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं? यस, ये अपनी एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप H1 और H2 को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनवायरमेंटल कॉस्ट रिड्यूस हुई है। अब जब न्यूमेरिकल डेटा देखेंगे बेटा, H1 के कंपैरिजन में H2 की कॉस्ट रिड्यूस हुई है, तो यस, इन्होंने एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर पर वर्क किया है। फिर क्या ये कंपनी की इमेज को इंप्रूव कर पाए एज अ इको फ्रेंडली एंटरप्राइज? यस, यहां पे भी हम इनके साथ रहेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट मैंने यहां पे आपको मेंशन किया हूं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर पर ये वर्क कर रहे हैं, बिकॉज जो इनका पॉलिसी स्टेटमेंट है, जब आप वहां पे देखेंगे नो डिफेक्ट पॉलिसी, जो जिसके कारण ये विजिबल भी होता है कि हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी एक्सटर्नल फेल्यूर नहीं है। फिर क्या हमारा द्वारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इंप्रूव किया गया? यस, जो हमने नई मशीनरी परचेस किया था वाला पॉइंट तो हमने लिख दिया। एनवायरमेंटल कॉस्ट में अब जो हमारा वेस्ट है वो कंपैरेटिवली कम जनरेट हो रहा है। आप देखेंगे H1 वाले पीरियड में 3000 टन मैट्रिक टन जनरेट हुआ था, जबकि H2 वाले पीरियड में 2000 मैट्रिक टन जनरेट हुआ है। ठीक है बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया बेटा मैं इसको समराइज कर पाऊं। फिर भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे या यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व करूंगा विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बेटा, ये रिलेटेड है आपका चैप्टर नंबर 10 में जो कंसेप्ट है आपको 7 टाइप ऑफ वेव मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, उसके ऊपर ये पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पैरा जनरल है, मैं कोई भी यहां पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंपनी का नाम देख लेते एक बार, ग्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स है। सेकेंड पैरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि कंपनी इंप्रूवमेंट करना चाहती है, कॉस्ट को मैनेज करना चाहती है ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा पाए। तो पहला एरिया जो आइडेंटिफाई हुआ जहां से हम कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 62.5 है। इस क्वेश्चन की अगर मैं आपको स्पेशलिटी बताऊं बेटा, ये क्वेश्चन डिमांड करता है कि जो भी टर्मिनोलॉजीज है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, डिलीवरी साइकिल टाइम, क्यू टाइम, मूवमेंट टाइम, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल मैनर पे अगर आपको क्लियर है तभी जाके ये क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली कर पाएंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन पूरा डिपेंडेंट है कि जो वेव्स की टर्मिनोलॉजीज है वो आपको कितने अच्छे से समझा हुआ है आपने, उसके आधार पे ये क्वेश्चन है। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी है, अपन हाथ के हाथ मीनिंग भी रिवाइज करते जाते हैं बेटा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, ये हमें बताता है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग टाइम हमारा कंज्यूम्ड हुआ है, कौन सा टाइम? मैन्युफैक्चरिंग टाइम, उसमें से कितने परसेंट वैल्यू एडेड टाइम है। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का रेशियो है 62.5%, मतलब जितना भी टाइम हमारा मैन्युफैक्चरिंग में लगता है उसका 62.5% वैल्यू एडेड टाइम है, और बचा हुआ 37.5% हमारे लिए नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। क्लियर है? अब सेकेंड आपको बताता है यहां पे रेशो कि करंट बैच, और ये पूरी डिटेल जब आप देखेंगे बेटा, बैच का यहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हर एक डिटेल आपको इन बैच टर्म्स में ही दिया है। तो वेट टाइम बिफोर द ऑर्डर गेटिंग प्रोसेस इज 4 days। ये भी जब आप दिसंबर 20 का स्टडी मटेरियल देखेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 10 में
बहुत क्लैरिटी से इसको पूरा डायग्रामेटिकली उन्होंने प्रेजेंट किया है। यह टाइम होता है जब मुझे कस्टमर का ऑर्डर मिला, वहां से चालू होके ये तब तक चलता है जब तक मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस ऑर्डर से रिलेटेड स्टार्ट नहीं हो जाती। मतलब इन 4 डेज में उस ऑर्डर पर कुछ भी वर्किंग नहीं की गई। जैसे सिंपल फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑर्डर आया वेबसाइट का कि ये बच्चे ने आपकी पेन ड्राइव परचेस किया है, हमने वो मेल देख लिया, लेकिन उस मेल पर अभी तक हमने कोई प्रोसेसिंग, जो हमारी टीम होती है जो उनको डिस्पैच करेंगे नोट्स और सीरियल की प्रोवाइड करेंगे, अगर जी ड्राइव लिंक है तो लिंक प्रोवाइड करेंगे, एक्टिवेशन टीम, हमने कुछ भी फॉरवर्ड नहीं किया। आज मेल आया, हमने उस मेल को कल प्रोसेस करना चालू किया, तो ये जो टाइम कहलाता है आपका वेट टाइम। एक ऐसा टाइम, ऑर्डर मिल चुका है लेकिन अभी तक उस ऑर्डर पर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, 4 डेज। इट इज अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम, याद रखिएगा बेटा, इट इज अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम। अब बैच प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम का एक और नाम है, जब आप चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग टाइम। ऐसा समय जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। आई रिपीट, ऐसा टाइम जिस टाइम पर मेरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो मेरे लिए कहलाता है प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम है 20 डेज एंड ऑलवेज द प्रोसेसिंग टाइम is related with manufacturing and it's a value added activity. What I have said, the processing time is always related with manufacturing and it is a value added activity. ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आपको दिया है क्यू टाइम, मतलब मटेरियल को प्रोसेस होने में, मटेरियल को मूव होने में, इंस्पेक्ट होने में, डिलीवर होने में जो वेटिंग टाइम है, ये मूवमेंट टाइम नहीं है, मूवमेंट करने के लिए जो वेट करना पड़ रहा है, इंस्पेक्शन करने के लिए जो वेट करना पड़ रहा है, तो ये वेटिंग टाइम है क्यू टाइम एंड क्यू टाइम इज 6 डेज। तो ये रिलेट होगा बेटा अगेन मैन्युफैक्चरिंग के साथ, लेकिन इस क्यू टाइम में कहीं भी हमारे कस्टमर को कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में से ये वाला जो टाइम है क्यू टाइम या वेटिंग टाइम भी आप इसको बोल सकते हो, इट इज नॉन वैल्यू एडेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर। फिर हमें बताता है कि जो हमारा इंस्पेक्शन टाइम है वो जस्ट डबल है किसके मुकाबले, मूवमेंट टाइम के मुकाबले। इंस्पेक्शन टाइम जिसमें हम कंफर्म करते हैं वो रॉ मटेरियल, वो फिनिश गुड्स हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए बना है या नहीं बना। फिर मूवमेंट टाइम में हम ये चेक करते हैं, क्या डेफिनेशन है उसकी, पीपल और इक्विपमेंट मूविंग अननेसेसरीली देन व्हाट इफ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस इज नोन एज मूवमेंट टाइम। तो क्या क्या डेफिनेशन हुई बेटा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, ये रेशियो में बताता है कि हमारे 100% मैन्युफैक्चरिंग टाइम में से कितने परसेंट वैल्यू एडेड टाइम है। जो भी रेशियो आया वो वैल्यू एडेड का है, रिमेनिंग इज रिलेटेड विद नॉन वैल्यू एडेड। फिर वेट टाइम बिफोर द ऑर्डर गेटिंग प्रोसेस, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, हमें ऑर्डर मिला लेकिन इतने दिन तक हमने उस ऑर्डर पर कुछ भी प्रोसेसिंग ही नहीं किया। फिर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है ये इट इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, इट्स अ वैल्यू एडेड टाइम। Q time, inspection time, movement time, this all the times are related with manufacturing but they are non value added time। और लास्ट में हमें बोला है जो हमारा इंस्पेक्शन टाइम है वो मूवमेंट टाइम के मुकाबले जस्ट डबल है। तो सपोज 1.5 आवर, अपने मन से लिए बेटा ना, 1.5 डेज हमारा मूवमेंट टाइम है, तो हमारा इंस्पेक्शन टाइम हो गया फिर जस्ट डबल 3 डेज, अपने मन से लिया बेटा, अभी कैलकुलेट करेंगे अपन इसको। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हमें सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लगाना है ताकि जो अननेसेसरी मूवमेंट टाइम है हम उसको रिड्यूस कर पाए। लेकिन जो कुछ फंक्शनल मैनेजर है उनका अपना सोच है, वो बोलते हैं कि फिर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फ्लोर पर कहीं भी मोशन को रिड्यूस नहीं कर सकता है। मोशन का मतलब पीपल और इक्विपमेंट मूविंग अननेसेसरीली देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं रिक्वायरमेंट पार्ट में बेटा। सबसे पहले हमसे पूछा है आज की तारीख में हमारा इंस्पेक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम कितना है, जो हमें रेशियो में दिया है कि इंस्पेक्शन जब डबल है मूवमेंट टाइम में, हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, पहले अपन इसका समराइजेशन ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने आपको बता दिया एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है, सभी डिटेल हमें बैचेस में दिया है, ये पूरी जानकारी दे दिया। इंस्पेक्शन टाइम जब डबल है किसके मुकाबले, मूवमेंट टाइम के मुकाबले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हमें सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लगाना है ताकि हम जो अननेसेसरी मूवमेंट टाइम है उसको रिड्यूस कर पाए। कुछ मैनेजर्स और वर्कर का मानना है कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फ्लोर से मूवमेंट टाइम कम नहीं कर सकती है। तो पहले रिक्वायरमेंट पार्ट में आते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट है वो फोर्थ है यहां पे, है ना। तो पहला है इंस्पेक्शन टाइम और आपको बैच मूवमेंट टाइम कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। उसके पहले एक डायग्राम है बेटा, उसको आप फिलअप कर दीजिए। यहां पे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, यहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, यहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड हुई है, और यहां पर कस्टमर को हमने डिलीवर किया है इस स्टेज पर, है ना। यहां पे आप देखेंगे इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जिसमें नॉन वैल्यू एडेड भी है, वैल्यू एडेड भी है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम में अगर नॉन वैल्यू एडेड की बात करेंगे तो दो चीजें हमारे पास यहां पे दिया हुआ है। पहला दिया है हमें क्यू टाइम, ये भी हमारे लिए नॉन वैल्यू एडेड है। फिर इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम, ये भी हमारे लिए नॉन वैल्यू एडेड है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का टाइम जो हमारे द्वारा इनकर्ड हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कस्टमर के प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं कर रहे। और फिर है एक वैल्यू एडेड टाइम जिसको बोला गया प्रोसेसिंग टाइम। इसका एक और नाम है बेटा, याद रखिएगा हमेशा, इसका नाम है आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। ये और डिटेल मिल जाएगी बेटा आपको चैप्टर नंबर 10 में। तो ये डायग्राम आपको बहुत मदद करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है इसका, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड टाइम का मतलब होता है बेटा प्रोसेसिंग टाइम, ये हमें पता है, न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू एडेड टाइम हमें पता है। नॉन वैल्यू एडेड इस क्वेश्चन में तीन चीजों से मिलकर बनेगा। पहला क्यू टाइम जो हमें फिक्स डेज दिया हुआ है, इंस्पेक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम। इंस्पेक्शन और मूवमेंट टाइम हमें डेज में नहीं दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम बोलेंगे ये हमें 20 डेज दिया हुआ है, 20 डेज प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम में सबसे पहले 6 डेज जो क्यू टाइम है। लेकिन यहां पे हमें इंस्पेक्शन टाइम भी नहीं पता, यहां पर हमें मूवमेंट टाइम भी नहीं पता, तो हम उसको x मान लेते हैं। ये मैंने यहां पे दिया हूं बेटा, इसको हम x मान लेंगे। मूवमेंट टाइम अगर x है तो इंस्पेक्शन टाइम 2x हो जाएगा, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो आपको पता है 62.5% है। अब बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा कि x की वैल्यू कितनी है। एक बार x की वैल्यू आ जाए, दैट इज मूवमेंट टाइम क्या आ जाएगा, तो इंस्पेक्शन टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट में एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको यहां पे हो सकता है। यहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम पूछा है, जबकि क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम तो आपको दिया हुआ है। तो अब डाउट आता है यार मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम हमारे को वापस पूछा है जबकि वो दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम दिया है वो रिलेटिव टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में आपको दिया हुआ है, जबकि आपसे जो नीचे पूछा है वो इन टर्म्स ऑफ डेज पूछा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जब आप क्यू टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूवमेंट टाइम, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम आएगा। जब ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम प्लस वैल्यू एडेड टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम है, जब आप इन चारों को ऐड कर देंगे यू विल गेट द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। फिर थर्ड में भी कुछ भी नहीं है। अब वापस से आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी निकालना है। अगर आप ये मान के चलते हो कि इंस्पेक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम पहले के मुकाबले आधा हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला अच्छा पॉइंट है बेटा, कुछ लोगों ने बोला कि सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग जो मोशन है, मतलब पीपल और इक्विपमेंट मूविंग अननेसेसरीली देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस, वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए सबसे पहले जब भी हम 4 पार्ट चालू करेंगे तो हम सबसे पहले सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे। पहले इसका कंसेप्ट मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, व्हाट इज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज वर्किंग सेल। तो देखिए बहुत इजी जाएगा। ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है बेटा, ये एक ट्रेडिशनल लेआउट का डायग्राम है, जहां पर अलग अलग फंक्शन, पहला फंक्शन है मेरा वेयरहाउस, स्टोर, कटिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग, असेंबली, पैकेजिंग, अलग अलग फंक्शन अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं। मतलब ये जो यहां पे वर्कर है दे आर स्पेशलाइज्ड ओनली इन द कटिंग वर्क, ये जो यहां पे वर्कर है दे आर स्पेशलाइज्ड ओनली इन द ग्राइंडिंग वर्क। मतलब हर डिपार्टमेंट के बंदे अपने अपने डिपार्टमेंट में WIP बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, WIP बनाते हैं। जो लास्ट डिपार्टमेंट होता है वही मुझे फिनिश गुड्स देता है।
ये वाला वर्कर कटिंग वाला वर्क नहीं कर पाएगा, कटिंग वाला वर्क पैकेजिंग वाला वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब हर बंदे का अपना स्पेशलाइज्ड एरिया है और वो एक डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। यहां पर हैवी पावर ऑफ मशीनरी होती है जो लगातार वही वर्क रिपीटेडली करते जाती है। दिस इज नोन एज ट्रेडिशनल फैक्ट्री लेआउट इन अ नॉन जीआईटी एनवायरमेंट। जबकि जो सेल्यूलर लेआउट है वो इस प्रकार से वर्क करता है बेटा। प्रोसेस अभी भी वही है, रॉ मटेरियल, कटिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग, असेंबली और पैकेजिंग। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको यू शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया है। यहां पे हर सेल, इसको बोला जाएगा सेल 1, इसको बोला जाएगा सेल 2 एंड सो ऑन। हर सेल अब WIP नहीं बना के देगा, हर सेल हमें फिनिश गुड्स बना के देगा। यहां पर जो वर्कर होते हैं JIT के सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में, ये मल्टी स्किल्ड होते हैं। मतलब वही बंदा मेरे लिए कटिंग भी करेगा, ग्राइंडिंग भी करेगा, पैकेजिंग भी करेगा, असेंबली भी करेगा। जबकि जो ट्रेडिशनल लेआउट था, एक डिपार्टमेंट के बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट के वर्क का नॉलेज नहीं है। तो देखिए वर्क पूरा वही हो रहा है। यहां पे एक वर्क एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है, जबकि वही वर्क को अब हमने 4 सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सेल 3 सेल 4 में भी, ताकि हर सेल अब हमें फिनिश गुड्स दे पाए। इसको बोला जाता है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें जो 7 टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं बेटा, जिसको टिमवुड भी बोला जाता है, उस पर बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही बता देंगे यहां पे सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और मोशन की डेफिनेशन क्या है। अब हम यहां पे बताएंगे हमारा जो मोशन टाइम है, मतलब पीपल और इक्विपमेंट दोनों आएंगे बेटा। पीपल भी आएगा, बंदे भी आएंगे, वर्कर और इक्विपमेंट भी आएगा। मूविंग अननेसेसरीली, ये कैसे होगा? क्योंकि अब हमारी जो सेल है, वर्किंग सेल, वो इंटीग्रेटेड होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट यहां पे कम होगी। और सेकेंड पॉइंट है, यहां पर WIP नहीं बनता है, यहां पर बनता है फिनिश गुड, जो जनरली बैच साइज होता है यहां पे सिंगल यूनिट, जिससे जो ट्रांजिट टाइम होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। फिर आप इसी को बता देंगे क्यू टाइम कैसे कम होगा। क्यू टाइम का मतलब होता है वेटिंग टाइम, क्योंकि यहां पे जो हमारा बैच साइज होता है वो एक सिंगल फिनिश गुड्स होता है, सिंगल यूनिट नहीं, सिंगल फिनिश गुड्स होता है, जिसके कारण कोई भी डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट वाला कंसेप्ट ही नहीं है, वही वर्कर पूरे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो क्यू टाइम भी हमारा यहां पे कम होता है। वर्कर को भी बेनिफिट है बेटा, उन्हें कम आगे पीछे जाना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट इधर, एक मशीनरी इधर है, दूसरी मशीनरी इधर है, तो जो मूवमेंट टाइम है उनका कम होगा, तो कम समय में वो ज्यादा यूनिट बना पाएंगे। तो अगर उनको पीस बेसिस पर पेमेंट किया जाता है, आई रिपीट, अगर उनको पीस बेसिस पर पेमेंट किया जाता है तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी। फिर जो वर्कर होते हैं, मैंने आपको बताया, वो स्पेशलाइज नहीं होते, वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो जब डिफरेंट मशीन उन्हें ऑपरेट करने का दिया जाता है तो अपने आप को ज्यादा एम्पावर करते हैं कि यस, हम मल्टी स्किल्ड है, हम डिफरेंट मशीन को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन होती है जब भी हम सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं, ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि उनके लेबर के लिए भी जो उस सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में अपन आते हैं बेटा। ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इस RTP में रखा हुआ है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि जो होल्डिंग कॉस्ट होती है या रॉ मटेरियल पर जो हम निकालते हैं कि हमारा एनुअल रिटर्न कितना आना चाहिए, उसका जो कैलकुलेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पे है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको समराइज मैनर पे ही पढ़ते बेटा अपने नोट से। कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। हमारी कंपनी का नाम है X, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करता है, सप्लायर का नाम है Y, जो प्रोडक्ट हम डील करते हैं वो है MU50। हम ट्रेडर है, मतलब MU50 हम परचेज करते हैं और एज इट इज अपने कस्टमर को बेच देते हैं। टोटल हमारी डिमांड कितनी है? 13,000 यूनिट्स की हमारी डिमांड है। जो भी हमारा स्टॉक का इन्वेस्टमेंट होगा, हमें उस पर एनुअलाइज रिटर्न 15% का चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹2 पर ऑर्डर है और होल्डिंग कॉस्ट हमारी 3.1 पर यूनिट पर एनम है। अब दो सिस्टम हमें यहां पे कम्युनिकेट किया है उन्होंने, नॉन JIT और JIT। नॉन JIT में हम ये 13,000 यूनिट्स एक बार में हम 1,000 यूनिट ऑर्डर करेंगे, ऐसे हम 13 टाइम्स ऑर्डर करेंगे। जबकि JIT सिस्टम में हम एक टाइम में 100 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, जबकि हमें ऑर्डर कितना करना है? 13,000 यूनिट्स। तो 13,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय जब आप 100 करेंगे तो 130 टाइम्स आपको ऑर्डर करना होगा। मटेरियल परचेस कॉस्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, JIT वाला जब भी क्वेश्चन आता है मैं हमेशा रिपीट करता हूं, JIT में आपकी परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि जो रिस्क होती थी
मटेरियल को होल्ड करने की, मटेरियल को इंस्पेक्ट करने की, अब आपने वो डाइवर्ट कर दिया है टू द सप्लायर, तो सप्लायर अब वो चीजें परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट बढ़ती है। यहां पर स्टॉक आउट होगा, चूंकि आप एक नया सिस्टम लगा रहे हो, तो यहां पे 50 यूनिट का स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, जिस पर 4 रुपी पर यूनिट का आपको खर्चा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इस क्वेश्चन में कुछ है बेटा, तो एक ही है, होल्डिंग कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करना है और एनुअल रिटर्न स्टॉक के इन्वेस्टमेंट पर, दैट इज वर्किंग कैपिटल पर, कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैंने एक पंच लाइन दिया हूं, एक टाइम में जितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, एक टाइम पे जितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, उसके एवरेज पर होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल रिटर्न कैलकुलेट होता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझाना चाहूंगा बेटा। मान के चलिए आपका कोई एक फ्रेंड है, वो मोबाइल शॉप ओपन करना चाहता है ना, ट्रेडर है वो, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल रखेगा और सेल करेगा। आपने पूछा भाई क्या लगता है तेरे को इतने बड़े मार्केट में तो कितने मोबाइल बेच पाएगा, तो उसका कहना है भाई कभी 7 मोबाइल बेच सकता हूं मैं, कभी 10, कभी 15, 7 से 20 मोबाइल के बीच में मैं पर डे बेच सकता हूं। 14 ले लेते अपन, 7 to 13 मोबाइल्स पर डे मैं बेच सकता हूं। तो एवरेज में आप देखेंगे तो 10 मोबाइल पर डे ये बेचेगा, कभी 7, कभी 10, कभी 11, कभी 12, ऐसे एवरेज में 10 मोबाइल बेचेगा। तो इन अ ईयर ये कितने मोबाइल बेचेगा बेटा, 365 इंटू 10, 3650 मोबाइल्स बेचेगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मोबाइल शॉप है, नया नया वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एवरेज में 10 मोबाइल बेचेगा वो, और उसको साल भर में कितने मोबाइल बेचेगा, 3650 मोबाइल वो बेचेगा। सपोज मान के चलते हैं 3650 एनुअल सेल है उसकी, एनुअल परचेज एंड सेल। एवरेज कॉस्ट एक मोबाइल की अपन मान लेते हैं 15,000 रुपी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी वही डीलर से परचेज करेगा, चाहे वो सैमसंग का डीलर हो, चाहे वो एप्पल का डीलर हो, चाहे वो कोई दूसरी चाइनीज कंपनी का डीलर हो, जब भी वही कोई डीलर से परचेज करेगा तो एट अ टाइम उसको 50 मोबाइल परचेज करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है ऑर्डर क्वांटिटी। 50 मोबाइल्स एक टाइम में उसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए मुझे कितना स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर ये बिजनेस मैं करना चाहता हूं तो मुझे कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा ना, ये गलती अपन नहीं कर सकते कि अपन बोले साल भर में थ्रू 3650 मोबाइल बेचेगा, हर मोबाइल 15,000 का आएगा तो तुझे इतने रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है 3650 इंटू 15,000, ये टर्नओवर है, उसका परचेज टर्नओवर है ना, ये टर्नओवर हुआ बेटा, परचेज टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक टाइम पे वो कितने मोबाइल परचेज कर रहा है, 50 मोबाइल। एक मोबाइल कितने रुपए का आता है, 15,000 रुपए का। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 7.5 लाख रुपए का उसको जरूरत पड़ेगी जब वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर को। ठीक है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो लगता है कि सर उसका इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रहेगा, नहीं। पहली बात तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह आएगा आपका परचेज टर्नओवर, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। एक टाइम पे वो जितना ऑर्डर कर रहा है उसके लिए उसको इतना पेमेंट करना जरूर पड़ेगा सप्लायर को, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो 50 मोबाइल इसने परचेज किया है ये बिकेंगे भी तो फ्री बेटा। अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू ये मोबाइल परचेज करता है तो जिस दिन परचेज किया 7.5 लाख रुपए उसने बैंक ओवरड्राफ्ट से विड्रॉ किया, लेकिन वो 50 में से जब 2-3 मोबाइल फोन बिक गए तो बैंक ओवरड्राफ्ट उसका रिड्यूस हो गया क्योंकि वहां पे पैसा जमा हो गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो एक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन यहां पे किया जाता है कि इस बंदे के पास राउंड द ईयर 24/7 कितने मोबाइल का इन्वेस्टमेंट रहा होगा, 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25 मोबाइल मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट एवरेज में ये पूरे साल भर मेंटेन कर रहा होगा। समझ में आया बेटा? तो जो हम साल भर में परचेज करते हैं मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, दिस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द परचेज टर्नओवर।
एक बार में जो हम परचेस करते हैं जरूर वो हमारी एक टाइम की परचेस कॉस्ट है, उतना अमाउंट हमें चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन उतना ही अमाउंट पूरा ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन नहीं होगा। वो मोबाइल हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा, तो जैसे जैसे मोबाइल हमारे फोल्ड आउट होते जाएंगे हमारे पैसे रिकवर होते जाएंगे। तो कभी ये भी होगा हमारे पास 5 मोबाइल है तो हमारी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, तो धीरे धीरे बैंक ओवरड्राफ्ट में पैसा आते जाएगा। तो एवरेज में अगर आप देखेंगे तो एक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन होता है, जो भी क्वांटिटी आप एक टाइम पे परचेस करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पे आप जितनी क्वांटिटी परचेस करते हो उसके एवरेज पर आपको होल्डिंग कॉस्ट और एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, यहां पर आप एक टाइम पे 1000 यूनिट परचेस कर रहे हो, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालूंगा तो 1000 यूनिट्स एक टाइम पे परचेस कर रहे हो, इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 कितनी कॉस्ट आती है आपकी 120, इस पर मैं एनुअलाइज रिटर्न लूंगा। यही चीज जेआईटी में एक टाइम में आप कितनी यूनिट परचेस कर रहे हो 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 140.02 इंटू 15%। ध्यान दीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट है साल भर में जितना आपने परचेस किया वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका परचेस टर्नओवर है। एक टाइम पर आपने जितना परचेस किया उसके एवरेज पर आपको इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब होल्डिंग कॉस्ट क्योंकि यहां पे पर यूनिट में दिया है, पर एनम में दिया है, तो सिंपल 1000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 3.1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अ स्पेशल वन, क्योंकि हमारे लिए भी वो बहुत नई लर्निंग है बेटा। मैंने आपको एक जो हेफ्टी डिस्कशन किया था इसके पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए भी नई लर्निंग है। तो बस अब मैं ये वीडियो यहां पे खत्म करके मैं भी अब लर्निंग स्टेज में जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं भी उसको इन डेप्थ समझता हूं, फिर बेटा मैं आपको उसके कम्युनिकेट करता हूं। मोस्ट प्रोबेबली हम आज ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे बेटा, है ना। और नहीं हो पाया आज तो इफेक्टिवली कल मॉर्निंग में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के आनंद की जय।